नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है। ये जो अपना अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर है, इस पे आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारी डाउट पोस्ट कर सकते हो। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे पोस्ट कर सकते हो अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में, आंसर ले सकते हो, और अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो रिक्वेस्ट है रिव्यू भी कर सकते हो। करते हैं शुरू अपनी आज की क्लास। ये CGL 2021 और CHSL 2021 इनके अपन ईडियम्स देख रहे थे। कल जो अपन ने करे थे वो मोस्टली अपन पहले किसी ना किसी बैच में कहीं ना कहीं पढ़ चुके थे। आज वाले सारे आपके न्यू हैं, ठीक है। सर फ्री क्लास कब से होगी? आज से होगी बच्चे, आज है फ्री क्लास आपकी, आज है आपकी फ्री क्लास। आज 2:30 से 3:30 में है स्पेशल क्लास आपकी। अभी आपकी क्लास के बाद लिंक शेयर कर दूंगा मैं। चलो जी। अ फ्लाई ऑन द वॉल, एन अननोटिस्ड ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे होता है ना, आई वुड लव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल व्हेन दोज टू गेट होम। मतलब मैं अननोटिस्ड ऑब्जर्वर बनना चाहूंगा जब वो घर आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि होता ना, जैसे किसी की बन नहीं रही होती या अभी लड़ाई हो रखी होती है, फिल्मों में ऐड में ऐसा नहीं दिखाते, जैसे अब वो कोई प्राइज जीत के लाया, दादा से बनती नहीं है, दादा अपने उधर बैठे हैं लेकिन अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। अरे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबने सूर्यवंशम देखी होगी। सूर्यवंशम सबने देखी है। तो जब वो हीरा हॉस्पिटल खोलता है या वो बस सर्विस चालू करता है, जो भी करता है, तो उसका उद्घाटन रखता है। तो उसका वो हीरा की माँ पूछती है बाबूजी से, आप जाओगे उद्घाटन में? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर ऐसे शॉल सा ओढ़ के वहां पे पहुंच जाता देखने के लिए। याद आया? हाँ जी। तो अननोटिस्ड ऑब्जर्वर ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी सिचुएशन को देखने वाला लेकिन उस पर किसी का ध्यान ना जाए, है ना। तो अब जैसे दीवार पे मक्खी बैठी होती है, अब मक्खी सब कुछ देख रही है, हमें मक्खी मतलब हमारा मक्खी पर ध्यान नहीं जा रहा। तो अननोटिस्ड ऑब्जर्वर इसलिए बना इसका, फ्लाई ऑन द वॉल। जैसे दीवार पे मक्खी बैठ के सब कुछ देखती रहती है ना, वैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करने वाला। गियर अप फॉर समथिंग, गियर अप का मतलब होता है अपने आप को तैयार करना, किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लेना। रेडी समवन वन सेल्फ फॉर समथिंग, कैसे याद कर सकते हो? आपने देखा होगा रेस वेस के स्टार्टिंग में गियर वेयर डाल के सब कुछ ऐसे, बस क्लच पे हाथ होता है भी कब वो उधर से बोले और एकदम में छोड़ो। गियर डाल दिए, रेडी कर लिया है खुद को, गियर अप कर दिया, गियर डाल लिए, बस ऐसे क्लच छोड़ने के लिए होते हैं कि बस फटाफट से चला दें बस। तो गियर अप करना, गियर अप करने का मतलब क्या है? खुद को तैयार कर लेना, किसी चीज के लिए रेडी कर लेना। आई हैड गियर्ड अप फॉर अ फाइट, सो आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन द बोर्ड इमीडिएटली एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। मैं तो लड़ाई के लिए तैयार होकर गया था, लेकिन मुझे तो हैरानी हुई, उन्होंने मेरा प्रपोजल सीधा ही एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो लगा था बहस होगी, लड़ाई होगी इस बात पे। अ कैच 22 सिचुएशन, अ कैच 22 सिचुएशन। एक यार कल ना मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट डाला था कि मेरी पुरानी पहले ना एक ऐप चलती थी आज से 2 साल पहले, ठीक है। उसके बच्चों को डाउट का एक नंबर मिलता था, वो बीच में चेंज हो गया था, ठीक। उनके लिए मैंने पोस्ट डाला, ऊपर बोल्ड में लिखा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ओनली फॉर AVS ऐप स्टूडेंट्स, और नीचे ब्रैकेट में लिखा नॉट फॉर अनअकैडमी स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो पढ़ने के बाद अनअकैडमी वाले बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर कौन सा नंबर चेंज हो गया, ये हो गया। मतलब मेरे को कई बार हैरानी होती है कि आप लोग, मतलब मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आपका इतना IQ है कि आप नौकरी डिजर्व करते हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब कल ऐसा लगा ये कैसे मूर्ख प्राणी है, राम जाने। तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से अब मैं क्या बोलूं। बोल्ड में आदमी ने लिखा है, स्पेशली ऊपर ब्रैकेट डाल के लिखा है नॉट फॉर अनअकैडमी स्टूडेंट्स। मतलब अब क्या IQ बोलूं मैं, मतलब उससे तंग होके मेरे को मैसेज ही डिलीट करना पड़ गया। वो किसने किया मैसेज? 197 लोगों ने, 197 मैसेजेस फॉर द सेम थिंग। तो अनअकैडमी वाले बच्चे जो हैं भैया, तुम्हें सही ही नंबर मिला है, तुम्हारे लिए नहीं था वो मैसेज, आपके लिए वो मैसेज नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा आंखें वांखें खोल के, थोड़ा ऊपर वाला माले में कुछ हल्की फुल्की चिंगारी जला के चीजों को पढ़ने की आदत डालो, अटेंटिव हो जाओ जिंदगी में। कैच 22 सिचुएशन, अ सिचुएशन प्रेजेंटिंग टू सिमिलरली अनवांटेड सॉल्यूशंस। एक ऐसी सिचुएशन जैसे होता ना, इधर कुआं और इधर खाई,
मतलब इधर से बच्चे तो उधर चले जाएं, ऐसी सिचुएशन। एक्चुअली ये ना एक मूवी पे बेस्ड ईडीएम बना, बहुत पुरानी एक मूवी थी। इसका पहले नाम सोचा गया था कैच 18। इस मूवी का नाम पहले था कैच 18, फिर इस मूवी का नाम शुरू हो गया कैच 22। मूवी का नाम चेंज करके कर दिया गया कैच 22। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, कैच 22 वर्ड का इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस मूवी में सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, इस मूवी में सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, इसलिए फिर कैच 22 का ही मतलब ये निकलने लग गया, लोग उसको ऐसे यूज करने लग गए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सोल्जर होता है एक। अब भैया इसको बेसिकली जो मुश्किल मिशन होता है ना, जिसमें जहाज वहाज उड़ा के एनिमी उसमें जाना होता है, उससे ही बचना चाह रहा होता है। तो ये सोचता है कि पागल बनने की एक्टिंग करता हूँ, तो ये सोचता है कि क्यों ना पागल बनने की एक्टिंग करता हूँ। लेकिन जब ये ऑफिसर के पास गया और ये पागल बनने की एक्टिंग करने लगा कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, ये है वो है, तो ऑफिसर ने कहा कि ये जो तू पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है ना मुश्किल चीज से बचने के लिए, इसी से साबित होता है कि तू पागल नहीं है। समझ आया? तो इसने सोचा कि इससे बच जाऊंगा पागल बनने की एक्टिंग करके, लेकिन इसका जो पागल बनने की एक्टिंग करना है ना, वही इसके लिए साबित हो गया कि जिससे पता चले तो ठीक है। अगर ये सीधा सीधा कह देता जाके कि मुझे नहीं करना, तो शायद छूट जाता, लेकिन वो जो पागल बनने की उसने एक्टिंग करी, उसी से साबित हुआ कि जानबूझ के एक्टिंग करा और फिर इसको करना ही पड़ा। तो कोई ऐसी सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जिसमें समझ ना आए क्या करें, क्योंकि इधर भी दिक्कत है, इधर भी दिक्कत है। वर्किंग पेरेंट्स आर इन कैच 22 सिचुएशन एज डे केयर्स रिमेन शट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये जो वर्किंग पेरेंट्स थे, पहले क्या करते थे, अपने बच्चों को वो प्ले स्कूल टाइप के होते थे, वहां छोड़ जाते थे, छोटे बच्चे जो होते हैं, और अपना खुद नौकरी पे चले जाते थे। अब कोविड के टाइम पे स्कूल सबसे पहले बंद होते हैं, डे केयर वगैरह बंद हो गए, और इनको काम करना पड़ रहा है। भले ही ये घर पे रह के काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो करना पड़ रहा है। अब दिक्कत हो रही है, भैया बच्चों की चिक 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 के बीच में काम कैसे करें, मीटिंग कैसे ले। तो ये कैच 22 सिचुएशन में आ गए थे, काम भी नहीं छोड़ सकते और इधर बच्चों को भी कहीं नहीं छोड़ के आ सकते। विन लॉरेल्स, विन लॉरेल्स, ये लॉरेल्स को जब आप टाइप करोगे ना, ये जो दो पत्तियां सी होती है ना, लॉरेल्स वर्ड जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ये पौधे की जो दो पत्तियां सी है ना, जो सिंबल्स है, इसको करते हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे मान लो किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया, जैसे आपने सुना होगा फेदर इन वंस कैप, एक ईडीएम है, बहुत बार पेपर में आ चुका, फेदर इन वंस कैप। जब भी मान लो कोई कबीले का सरदार दूसरे कबीले के सरदार को हरा देता था, तो वो उसके नाम का एक पंख लगा लेता था, भी हाँ भी इस कबीले को भी मैंने हरा रखा है। तो ये जो लॉरेल्स होते हैं, ये भी दो ऐसी पत्तियां सी होती थी पहले। तो जब भी बेसिकली कोई बंदा जीत जाता है, जब भी कोई बंदा जीत जाता था, तो उसको इस टाइप की पत्तियां सी दे देते थे, भी हाँ भैया फाइट में तुम जीतता हो, इसके लिए तुम्हें प्राइज दिया जाता है। फिर उसके बाद लॉरेल्स जीत लेने का मतलब हो गया कोई अचीवमेंट जीत लेना, कोई ऑनरेबल अवार्ड जीत लेना। आप जितने भी देखो, ये सारे ये अवार्ड जितने भी होते हैं ना, इनको ऐसे ही पत्तियों के बीच में लिखा जाता है, ऐसे पत्तियों वाले डिजाइन अक्सर बनाए जाते हैं। तो लॉरेल्स का मतलब होता है कोई अचीवमेंट जीत लेना, है ना, कोई आपको लॉर्ड करे, कोई आपका बेसिकली तारीफ करे। लॉर्ड करना मतलब क्या होता है, तारीफ करना होता है। Being the type of student who was obsessed with winning laurels, I was far more focused on my grades than on the actually enjoying my classes. मैं एक टाइप का स्टूडेंट था जो हमेशा ये लॉरेल्स खिताब जीतने के पीछे भागता रहता था। मैं अपने ग्रेड्स पे ज्यादा ध्यान देता था कि नंबर कितने आ रहे हैं, बजाय कि क्लास को एंजॉय करने पे। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर्स ऑफ हैंड, कोई ट्रस्ट वर्दी या कॉम्पिटेंट पर्सन जिस पर भरोसा किया जा सके, जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सके। सेफ पेयर्स ऑफ हैंड, ये आपने कमेंट्री में बहुत बार सुना होगा। अब मान लो कोई कैच पकड़ लेता है, तो ही हैज सेफ पेयर्स ऑफ हैंड, इस पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब स्लिप में वही आदमी खड़े किए जाते हैं जो एकदम से कैच आएगी उसको पकड़ पाए, है ना। अब ये विराट कोहली ने ऐसे लपक के कैच ले ली, विराट कोहली है, नकली हो विराट कोहली। दैट स्ट्रगलिंग कंपनी रियली नीड अ लीडर हु इज सेफ पेयर्स ऑफ हैंड एंड कैन मेक सम पॉजिटिव चेंजेस। ये जो स्ट्रगल करती हुई जो कंपनी है, ये जो स्ट्रगल करती हुई कंपनी है, ठीक है, इसको एक लीडर की जरूरत है जिसके सेफ पेयर्स ऑफ हैंड हो, यानी जिसे जिम्मेदारी दी जा सके, ठीक है, जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। इसमें एक और फोटो लगाने का मेरा मन था, शादी में वो फूफा जी या वो चाचा जी या वो ताऊ जी जिनके हाथ में वो काला बैग होता है ना, पैसे वाला काला बैग दिया जाता है, सेफ पेयर्स ऑफ हैंड, जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वो वाली भी फोटो लगाने का मन था, लेकिन ज्यादा आपने ये कमेंट्री में सुना होगा इसलिए ये लगा दी मैंने। चलो, गो टू द वॉल। गो टू द वॉल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, पूरा तरह से नष्ट हो जाना, फेल हो जाना। गो टू द वॉल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, फेल हो जाना, नष्ट हो जाना। इसके दो मतलब होते हैं वैसे। एक तो गो टू द वॉल का मतलब होता है, मान लो जैसे आप इसको याद ऐसे कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, दो जने, आपने देखा होगा अक्सर वीडियो गेम्स वगैरह में, इधर से ये लड़ रहा है, इधर से ये लड़ रहा है, ये पीछे होता जाएगा,
पीछे होता जाएगा, पीछे होता जाएगा, फिर लास्ट में दीवार के साथ भिड़ जाएगा ये बिल्कुल, और फिर इसको ये मार देगा, है ना। गो टू द वॉल का मतलब बिल्कुल ऐसे पीछे वीक होते जाना, वीक होते जाना और अंत में खत्म हो जाना। समझ में आया। और एक इसका मतलब होता है जैसे, एक तो गो टू द वॉल का मतलब होता है कोई चीज का नष्ट हो जाना। याद करने का तरीका बताया, ये जरूरी नहीं है कि इंसान के लिए यूज होता है, कोई कंपनी कोई भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। कोई चीज जो वीक होते 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 अंत में डिस्ट्रॉय होगी, पूरी तरह से फेल हो गई। ऐसे ही आपने देखा होगा सोल्जर जैसे, मान लो दो देशों की जंग चल रही है, ये भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, भागेंगे कहाँ, फिर दीवार आ जाएगी, फिर इनको बोला जाएगा उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, और फिर इनको भून दिया जाता है गोलियों से। ये फिल्म आपने बहुत ज्यादा सीन में देखी होगी। तो गो टू द वॉल का मतलब होता है पूरी तरह से फेल हो जाना, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना। ये इसका ओरिजिन था जो मैंने अभी आपको बताया। आफ्टर 9 months ऑफ मैसिव लॉसेज द कंपनी फाइनली वेंट टू द वॉल। 9 महीने के लगातार लॉस के बाद ये जो कंपनी है फाइनली वेंट टू द वॉल, मतलब फाइनली खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। गेट द एक्स। गेट द एक्स का मतलब होता है टू बी फायर्ड। आपने हिंदी में सुना होगा खतरे की तलवार लटक रही है, तेरी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। सुना है, उनके रिश्ते पर खतरे की तलवार लटक रही है, हिंदी में सुना है। जैसे हिंदी में अपने खतरे की तलवार होती है, अंग्रेजी में होती है कुल्हाड़ी। ठीक, जनरली गेट द एक्स का मतलब कुल्हाड़ी मिल जाने का मतलब होता है कुल्हाड़ी चल जाना। जैसे होता है ना, इस पर तलवार चल गई, इस पर पीला पंजा चल गया, ऐसे अपन फ्रेज यूज करते हैं। तो अंग्रेज यूज करते हैं गेट एन एक्स। अगर कुल्हाड़ी चल गई कहने का मतलब आपको नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, फायर कर दिया गया। आई एम गोइंग टू गेट द एक्स इफ द बॉस फाइंड आउट दैट प्रिंटिंग एरर वाज माय फॉल्ट। मेरे को एक्स मिल जाएगी, मतलब मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चल जाएगी, मतलब मेरी नौकरी छीन ली जाएगी अगर बॉस को पता चल जाए कि जो प्रिंटिंग एरर था वो मेरा फॉल्ट था, मेरी वजह से हुआ था। वाइप द फ्लोर विद समवन। वाइप द फ्लोर विद समवन, किसी को बड़ी आसानी से हरा देना। जैसे होता ना, मान लो धूल चटाना, अपने हिंदी में नहीं करते धूल चटाना। अब सोचो किसी से तुमने मतलब उसको इतनी बार पटका, इतनी बार पटका, लोग बोले भैया ये तो लड़ने नहीं आया, ऐसा लग रहा है जमीन साफ करवा दी तूने तो इससे। मान लो तुम एक रिंग में हो, कुश्ती में हो, तुम लड़ रहे हो, ठीक है। तुमने उसको इतनी बार नॉकआउट कर दिया, इतनी बार उसको बेहोश कर करके गिरा दिया, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने उसको मतलब लड़ने के लिए नहीं, तुमने उसको मतलब जमीन साफ करने के लिए बुलाया था। तो किसी पर्सन से जमीन साफ कर देना, मतलब पोचे वोचे से नहीं, एक इंसान से तुमने जमीन साफ कर दी, ऐसे करके। Although he wasn't favored to win the race, Jack really wiped the floor with his competition. हालांकि ऐसा उम्मीद नहीं करी जा रही थी वो जीतेगा, लेकिन जैक ने सही में अपने कंपटीशन को वाइप द फ्लोर कर दिया, कहने का मतलब बुरी तरह से दूसरे को हरा दिया। वाइप द फ्लोर भी होता है, वाइप द फ्लोर विद समवन भी होता है। हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, किसी के लिए मन में सॉफ्ट स्पॉट होना, किसी के लिए मन में सॉफ्ट स्पॉट होना। टू हैव अ पर्टिकुलर फॉन्डनेस और अफेक्शन फॉर समथिंग, मन में किसी के लिए थोड़ी फॉन्डनेस होना, अफेक्शन होना, सॉफ्ट कॉर्नर होना। अब देखा होगा आपने सलमान से कोई भी कभी भी कॉफी विद करण में किसी भी इंटरव्यू में ऐश्वर्या की बात करी जाती है तो बड़ा तहजीब से बात करता है ऐश्वर्या राय बच्चन, आप जिंदगी में और क्या बनना चाहेंगे, ऐश्वर्या बनना चाहेंगे, है ना। तो इस टाइप की चीजें, मतलब जिससे पता चलता है कि दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। आई हैव ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चीजी एक्शन फिल्म्स, दे आर जस्ट द अर्नेस्ट गुफनेस अबाउट देम आई लाइक। मेरे मन में ना सॉफ्ट कॉर्नर है ये चीजी एक्शन फिल्म जो होती है इनको लेके। डिस्पाइट हाउ ट्रबलसम ही कुड बी, द टीचर हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डैनियल। ये कितना ट्रबलसम है, परेशानी पैदा करने वाला है, इसके बावजूद टीचर के मन में इसके लिए, डैनियल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस, कोई दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, उनको कंपेयर करना। अब एप्पल और ऑरेंज के टेस्ट में कितना डिफरेंस है यार। ऑरेंज और मौसमी को कंपेयर कर दो, चलो समझ में आता है, तुम एप्पल और ऑरेंज को कह रहे हो, ये बराबर सी बात है। तो द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी इज मिसलीडिंग, इट कंपेयर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये जो एक्सपोर्ट का रेशियो है जीडीपी से तुम कंपेयर कर रहे हो एक्सपोर्ट को, कि एक्सपोर्ट जितना उतनी जीडीपी होती है, ये भैया मिसलीडिंग है, ये तो एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर करने जैसा हो गया। सम एंड सब्सटेंस, अब इसको जैसे होता ना, यार सम अप करके बताओ क्या कहना चाहते हो, ऐसे याद कर सकते हो, यार सम अप करके बता दो क्या कहना चाहते हो, या फिर यार जो मुद्दे की बात है, जो सब्सटेंस है ना मेन, वो बता दे बस। सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, इधर उधर की बात मत कर, जो मेन बात है, जो क्रक्स है वो बता दे मुझे। अब ये देखा होगा 3 इडियट्स में, अरे भाई कहना क्या चाहते हो यार, इतनी राम कथा कर रहे हो, जो क्रक्स है, जो सीधी सीधी बात है वो बोलो। आई डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस बोर्ड मीटिंग, सो लेट्स जस्ट गेट टू द सम एंड सब्सटेंस स्ट्रेट अवे। मेरे पास इस बोर्ड मीटिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक काम करो सीधे सम एंड सब्सटेंस पे आओ।
और दूसरी बात, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, ऊपर चलो तुमने नहीं पढ़ा कि अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं है, नीचे पता मैंने क्या लिखा, जो पुराना नंबर था 7988 ***, ठीक है, जो तुम्हें नंबर मिला उसमें 7988 है शुरू में, जो तुम्हारे पास नंबर है उसमें 7988 है, मतलब तुम्हें अक्षर भी देखने नहीं आते। मतलब मेरे को कल सही बता रहा हूँ, मेरे को इतनी हैरानी हुई, पता नहीं मतलब किनको पढ़ा रहा हूँ यार मैं। अनअकैडमी वाले बच्चों को जो डाउट के लिए नंबर मिला है वो नया वाला ही मिला है। कल जो मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था, जो आप लोगों की कृपा के कारण मुझे डिलीट करना पड़ गया कुछ मंद बुद्धि बच्चों के कारण, ठीक है, वो मैसेज आप लोगों के लिए नहीं था। मैंने हेडिंग ऊपर डाली थी स्पेशली कि वो आप लोगों के लिए नहीं है। अंडर ड्यूरेस, अंडर ड्यूरेस, थ्रेट्स यूज टू फोर्स अ पर्सन टू डू समथिंग, किसी से कोई काम करवाना। ड्यूरेस को स्ट्रेस से कर सकते हो, स्ट्रेस में होते हो जब आप बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया होता है, डर में होते हो बहुत ज्यादा, ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। अंडर डर, अंडर स्ट्रेस, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। अब ये मुन्ना, ये अपना मिर्जापुर का सीन याद है, क्वालिटी चेक, कट्टों की क्वालिटी चेक याद है, क्वालिटी चेक, अब हम करेंगे क्वालिटी चेक, याद आ रहा। इसे चलवा के देखते हैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से, फिर कहते हैं दोनों हाथ से चलाओ, क्योंकि ये बीच में वो नकली पाइप में डलवा डलवा के करवा रहा होता है, याद आया। तो बेसिकली किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना, किसी को डरा धमका के कोई काम कराना। इफ यू आर डूइंग समथिंग अंडर ड्यूरेस, तो आपको बेसिकली जबरदस्ती कराया जा रहा है वो काम आपसे। उसने क्लेम किया कि उसने कन्फेशन ना अंडर ड्यूरेस साइन किया था, डरा धमका के उससे कन्फेशन लिया गया था, इसलिए पुलिस को दिया गया जो कन्फेशन होता है ना वो मान्य नहीं होता। पुलिस के सामने दिया गया जो कन्फेशन होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को भी पता है पुलिस किसी से कुछ भी मनवा सकती है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को गुड लक बोलना। अब इसके दो तीन ओरिजिन है, दोनों तीनों मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे मतलब ठीक ठाक लगा, जो याद रहने वाला लगा, वो मैंने इसमें लगा दिया है, देख लीजिए। होता क्या था, जैसे ना सुपरस्टिशियस होते हैं कई लोग, अंधविश्वासी होते हैं। अब मान लो बोलते हैं कि जैसे कोई किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है और आप किसको कहोगे गुड लक, तो वो ऐसा मानते हैं कि मतलब इससे नजर लग जाती है, तो ऐसा मानते हैं कि इससे नजर लग जाती है, तो उल्टा बोलते हैं। ठीक है, कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो नजर ना लगे इसलिए उल्टा बोलते हैं, ब्रेक अ लेग, टांग तोड़वा के आओ चलो, ठीक है। तो एक तो ये ओरिजिन है इसका। और दूसरा, दूसरा क्या है, मान लो कोई परफॉर्मर है, मुझे थोड़ा सा ये वाला ज्यादा बढ़िया लगा था जो भी बता रहा हूँ। मान लो कोई कॉमेडियन है, कोई एक्टर है, कोई भी है, तो उसकी परफॉर्मेंस देख के, उसकी परफॉर्मेंस देख के ये जो ऑडियंस थी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, कूदने लग गई अपनी कुर्सियों से कि इन्होंने कुर्सी की टांग तोड़ दी। एक्चुअली वो खुद की टांग तोड़ने को नहीं करे, मतलब ब्रेक अ लेग कहने का मतलब इतना ज्यादा आप बढ़िया कर दो, इतना अच्छा परफॉर्म कर दो कि जो ऑडियंस आपको देखने आई है वो टांग तोड़ दे कुर्सियों की, मतलब हंस हंस के कूद कूद के, ठीक है। अगर आप किसी परफॉर्मर को, एक्टर को, किसी को कह रहे हो कि ब्रेक अ लेग, तो कहने का मतलब आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि ऑडियंस जो है वो कुर्सियों की टांगे तोड़ दे। अब ये कॉमेडी शो देखने आए थे भैया दोनों, इतना हंसा, इतना हंसा, पेट फाड़ के कुर्सी तोड़ दी इसने। When रोशनी auditions for the lead in शकुंतला, I told her to break a leg. तब जो रोशनी ऑडिशन देने गई शकुंतला सीरियल के अंदर लीड रोल के लिए, तो मैंने उसको कहा ब्रेक अ लेग। कहने का मतलब इतना बढ़िया परफॉर्म करो कि डायरेक्टर वगैरह जो है मतलब आपकी परफॉर्मेंस देख के अपलोड करते करते कुर्सियां तोड़ दें। गुड लक बोलना किसी को, हिट द बुक्स। अरे अभिषेक, तेरे को अकेले को नहीं कह रहा भाई मैं, अभिषेक तेरे को अकेले को नहीं कह रहा, तुम इतना पर्सनली मत लो, तुम इतना पर्सनली मत लो। बेवकूफी करी है तो देखो बेइज्जती तो होगी, सीधी बात, ठीक है। इतना पर्सनली मत लो उसको, तुम्हारे अकेले की बात नहीं हो रही है, 197 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। इतना पर्सनली मत ले, और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। बेवकूफी करी है तो बेइज्जती होगी, नंबर लिखा हुआ था ऊपर, प्रॉपर बोर्ड में लिखा हुआ था, नहीं पढ़ रहे हो तो बेइज्जती होगी। तुम पेपर में भी यही हाल करके आओगे, इसका मतलब एंटोनिम लिखा होगा सिनोनिम करोगे। तो जस्टिफिकेशन मत दो, ये लंबे लंबे मैसेज भेज के कुछ नहीं होने वाला। अपनी गलती को रियलाइज करो, और जिंदगी में आगे से कोई मैं पोस्ट डालूं तो उसको आंख खोल के पढ़ना। अब और मैसेज मत करना।
यशिका जी ऊपर लिंक मैंने पिन कर रखा है, कल नया बैच, परसों 2 क्लासेस जा चुकी हैं, 2 क्लासेस लगाइएगा तभी कुछ समझ में आएगा। शाम को 4 से 6 उसका टाइमिंग है, ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है, उसमें देखिए। हिट द बुक, हिट द बुक, हिट द बैग होता ना, जैसे हिट द बैग, सॉरी हिट द बेड। हिट का मतलब यहाँ पे मारना नहीं है, हिट का मतलब है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो बेड पे एकदम ऐसे टकराते हो, मारने का मतलब नहीं है, बेसिकली टू गो देयर, टू गो टू दैट प्लेस, इसका ये मतलब है। तो हिट द बेड का मतलब होता है सोने चले जाना, ऐसी हिट द बुक्स का मतलब है पढ़ने चले जाना। ठीक, सीरियसली पढ़ने लग जाना, डिटरमिन्ड वे में पढ़ने लग जाना, किसी काम को मतलब पढ़ाई के काम को थोड़ा शिद्दत से करने लग जाना। आई हैव टू हिट द बुक्स दिस वीकेंड, आई हैव 2 एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, मुझे इस वीकेंड पे बुक्स को हिट करना पड़ेगा, मतलब बुक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेरे एग्जाम है नेक्स्ट वीक में 2। इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। अगर जैसे आप फॉर एग्जांपल ग्रीक हो, चाहे कोई भी हो, ईडियम ग्रीक का है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहीं चले गए, वहां पे कोई और भाषा में कुछ लिख रखा है, समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया ये पता नहीं क्या लिख रखा है ना। जैसे मान लो जिस आदमी को उर्दू नहीं आती, तो अपन बोल देते ना ये क्या उर्दू लिख दी भाई तूने, है ना। अब जिसको उर्दू आती है, कुछ और नहीं आती, वो क्या बोलता होगा, वो बोलता होगा ये क्या देवनागरी लिख दी भाई तूने। ठीक, तो कहने का मतलब ये, हाँ ये क्या फारसी लिख दी, है ना। फारसी बोल रहा है, फारसी बोल रहा है तो बहुत ज्यादा सुना होगा, मैं क्या फारसी में बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बार सुना होगा। तो इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इट्स ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है कोई चीज जो आप समझ ना पाओ, कि जो लिखी हुई है, जो सामने आपको बोली जा रही है, जो लिखी हुई है आप समझ ना पाओ। जैसे कल वाला जो मैसेज था वो कई लोगों के लिए ग्रीक हो गया था ना, जैसे कल वाला जो मैसेज था वो कई लोगों के लिए ग्रीक हो गया था, उसको समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। कैन यू मेक सेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, किसी भी एक बच्चे के लिए नहीं बोली जा रही है तो पर्सनली दिल पे मत ले, लेकिन हाँ आपने जो हरकत करी है मजाक उड़ाने लायक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आगे से जिंदगी में कोई भी चीज पढ़े उसको ध्यान से पढ़िएगा। 197 बच्चों को बोली जा रही है, 197। कैन यू मेक सेंस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इज ऑल ग्रीक टू मी, तुम्हें समझ में आ रही है क्या ये इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन समझ में आ रही है क्या, ये सब मेरे लिए ग्रीक है। भाव्य बच्चे आप बैच में आइएगा, जो थ्योरी वाला बैच है उसमें आइएगा, उसमें सब कुछ बताया जाता है। स्ट्रेटजी वाली क्लास लगाइएगा, उसमें आइएगा, सब कुछ बताया जाता है। बार बार ना खुद परेशान होइए ना सबको परेशान करिए। आप आज पहली दूसरी क्लास में आए होंगे, 30 को नया बैच चालू हुआ था, आप वो शाम वाले ग्रामर वाले बैच में आइए, सब बताया जाता है, सब कराया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से कोर्स करिए। आई थॉट आई हैड अ हैंडल ऑन फोकल्स थ्योरीज बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिज इज ऑल ग्रीक टू मी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे तो समझ में आ गया। इफ यू हैव अ हैंडल ऑन समथिंग, तो आप बेसिकली आपका कंट्रोल होता है उस पर, आपको समझ आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगा था कि सारी थ्योरीज मुझे समझ में आ गई है, लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट तो भैया मेरे लिए बिल्कुल ग्रीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। टू होल्ड गुड, इफ समथिंग होल्ड्स गुड, अगर कोई आज भी जैसे होता ना, होल्ड गुड और होल्ड ट्रू दोनों आते हैं इसमें। इफ समथिंग होल्ड्स ट्रू या समथिंग होल्ड्स गुड, मतलब वो आज भी वैलिड है। इफ समथिंग होल्ड्स गुड या समथिंग होल्ड ट्रू, तो इसका मतलब वो चीज आज भी वैलिड है, मतलब ये आज भी होल्ड करती है, आज भी ये बात मतलब मानी जाती है, आज भी ये बात सत्य है। इफ समथिंग होल्ड्स गुड या इफ समथिंग होल्ड्स ट्रू, इसका मतलब होता है कि आज भी वो बात वैलिड है, आज भी वो बात जायज है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी दूर से बढ़िया दिखने वाली हर चीज बढ़िया नहीं होती। दीज अश्योरेंस ओनली होल्ड गुड वाइल ही रिमेन्स इन द ऑफिस, ये जो अश्योरेंस है ना भैया, ये होल्ड गुड तभी करती है, मतलब तभी वैलिड होती है जब तक वो ऑफिस में रहता है। जब ऑफिस से बाहर चला जाता है तब कुछ मतलब उसके वादे का कोई मतलब नहीं है। नेता वेता जब तक है तभी तक वादे करते हैं। द लॉ मस्ट होल्ड गुड फॉर एवरी पर्सन इन सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर दोज हु अर्न मोस्ट ऑफ द मनी, कानून जो है सबके लिए होल्ड गुड होना चाहिए, सबके लिए ट्रू होना चाहिए, सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। बी लाइक चॉक एंड चीज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बी लाइक चॉक एंड चीज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इसका जो ओरिजिन है थोड़ा सा वैसे कुछ कुछ अलग अलग इसके ओरिजिन दिए जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली वाइडली लोग मानते हैं वो बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा लोग पुराने जमाने में दाल में कंकर मिला दिया करते थे, दाल में कंकर मिला दिया करते थे, है ना, ताकि वजन बढ़ जाए। अलग अलग तरीके से किसी चीज में कोई चीज मिला देते थे, किसी चीज में कोई चीज मिला देते थे। तो ऐसे ही चीज के अंदर चौक पाउडर मिला देते थे, चीज का वेट बढ़ाने के लिए चीज के अंदर चौक पाउडर मिला देते थे। जैसे बड़े सारे 5-7 रिम लिए खरीदे किसी ने, चीज के बीच में एक रिम चौक का डाल दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, वजन बढ़ गया। और चौक क्या है, मिट्टी होती है, बिल्कुल सस्ता आता है और चीज महंगा आता है। लेकिन टेस्ट तो इनमें दिन रात का अंतर है, एक तो चौक खाओ और चीज खाओ। तुम्हारे पिज्जा के ऊपर अगर मैं चौक मिट्टी ऐसे बुरका के दे दूं तो क्या टेस्ट सेम आएगा? तो टेस्ट दिखने में भले ही कुछ सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट तो इनका एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। अब एप्पल और ऑरेंज का साइज भले ही सेम हो सकता है, लेकिन टेस्ट तो बिल्कुल अलग है दोनों का। तो एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली बात है, बी लाइक चॉक एंड चीज, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना।
मेरा जो भाई है, मेरा भाई और मैं बिल्कुल चौक एंड चीज है, क्योंकि मैं रूड हूं और वो पोलाइट है। चार्लीज हॉर्स, चार्लीज हॉर्स, अ क्रैम्प और अ फीलिंग ऑफ स्टिफनेस इन द आर्म और लेग। अब ये बेसिकली एक स्टोरी थी पुरानी, एक पुरानी स्टोरी थी, उसके अंदर ये चार्ली नाम का घोड़ा होता था, जिसको ना ऐसे कोई चीज खींचने का काम दिया गया था बेसिकली, क्या रोलर सा खींचता था, एक बार ये स्टोरी पढ़ लेना। और वो ना बड़ा ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, उस पे बेस्ड ये कहानी है। तो वहीं से ईडीएम ओरिजिनेट हो गया। जैसे ये अब ये घोड़ा है, इसके ना इस टांग में दिक्कत है, देखो तीन ये नीचे भिड़ाता तक नहीं है इस टांग को, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लटक लटक के चलता है ये। तो कोई क्रैम्प आ जाना, आर्म या लेग में स्टिफनेस की फीलिंग होना, ये ईडीएम ही चल गया फिर चार्लीज लेग, चार्लीज हॉर्स, सॉरी। अगर आप चार्लीज हॉर्स टाइप करोगे गूगल पे और इमेजेस देखोगे ना, तो आएंगे हाथ पैर में दर्द वाली फोटो, घोड़े की फोटो तक नहीं आएगी। चार्लीज हॉर्स का मतलब ही अब इडियमेटिक एक्सप्रेशन ये निकल गया कि बेसिकली क्या, हाथ पैर के अंदर दर्द होना। ही हैड अ चार्लीज हॉर्स दैट नाइट एंड लिम्ड गेटिंग आउट ऑफ द कार। उसको उस दिन चार्लीज हॉर्स था, कहने का मतलब उसके क्रैम्प आया हुआ था, इसलिए उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी गाड़ी से उतरने में। कैरिड द डे, इफ समबडी कैरिड द डे, तो इसका मतलब होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, आज का दिन आपके नाम, आज की शाम आपके नाम रही, आज की शाम तो उनके नाम रही। मतलब कहने का मतलब सारा ध्यान उन पे केंद्रित होना, क्योंकि बेसिकली उन्होंने कुछ जीता होगा, है ना। बोलते हैं ना, ये तो अवार्ड शो में बहुत सुना होगा, आज की शाम इनके नाम, आज का दिन तो आपने अपने नाम कर दिया, आज का दिन इनके नाम रहा। ये न्यूज चैनल में आपने खूब सुना होगा। इफ यू कैरी द डे, कहने का मतलब होता है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि आपने वहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्म किया, सब जीते। इट्स नो सरप्राइज दैट द स्टार स्टडी टीम कैरिड द डे, दे वर फेवर टू विन आफ्टर ऑल। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो जो स्टार से भरी हुई जो टीम थी उसने कैरी द डे किया, मतलब वो जीत गई, सबको पता था कि वही जीतेंगे। बिटवीन, बिटवीन, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, है ना। बिटवीन सिसिला एंड शेरिब्डिस, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना दोनों की, ठीक है। जैसे होता है ना, एक साइड पे कुआं और एक साइड पे खाई, ऐसे करके। द प्रेडिकामेंट, ऐसी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर आप एक दो खतरे हैं, दोनों में से किसी एक को अवॉइड कर सकते हो। अब ये जहाज जा रहा, देखो पानी का, ये बेसिकली कोई पुरानी कहानी है, उस पर निकली हुई ये ईडियम है। इसके अंदर क्या होता था, पानी के अंदर पाया जाने वाला एक राक्षस होता था। अब एक साइड पे ये और एक साइड पे चक्रव्यूह है, इधर मोड़ेगा तो ये खा जाएगा और इधर मोड़ेगा तो इस खाई में चला जाएगा, इस चक्रव्यूह में फंस जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सीला एंड शेरिब्डिस जो भी है ये। आई वॉज बिटवीन सीला एंड शेरिब्डिस, फॉर इफ आई डोंट टेक आउट अनदर लोन आई गो डीपर इनटू डेट, आई कुडंट पे ऑफ द डेट्स आई ऑलरेडी ओड। मतलब मैं तो एक साइड पे कुआं और एक साइड पे खाई की सिचुएशन में फंस गया, अगर मैं एक और लोन ना लूं तो फिर पुराने वाले चुका नहीं पाऊंगा, और मैं चुका ऑलरेडी पहले वाला ही नहीं पा रहा हूं। तो एक साइड तो ऐसे लग रहा कहीं और लोन ले लिया तो वो इसको पहले उसको नहीं चुका पा रहा, एक और सिर पे हो जाएगा। फिर ऐसे भी सोच रहा हूँ कि यार अगर और लोन नहीं लिया तो फिर कोई स्टार्टअप करके सोच रहा हूँ कि कुछ और बिजनेस करके पुराने वाले चुका पाऊं, तो फंसा बैठा हूँ दो सिचुएशन में, कैश 22 टाइप बात हो गई। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना, है ना। अब क्या होता है, आपने मान लो कोई नॉवल शुरुआत करी, दो चार लाइनें लिखी, फिर आपको लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, सब शुरू से शुरू करते हैं, सब आपने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, वापसी शुरुआत से शुरुआत करी, वही वाली बात, है ना। स्टार्ट फ्रॉम द, एक कौन सा होता है, ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड भी सुना होगा आपने। अल्फा एंड ओमेगा कहां से आगे डार्क होता है, ए टू जेड होता है, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब होता है उसका। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करना। बहुत बार क्या होता है, जैसे वीडियो बनाने लगा मैं, 2-3 मिनट बोल लिया, फिर मेरे को ऐसा लगा वाइब नहीं आ रही यार इस वीडियो में, मजा नहीं आ रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात मैं कह ही नहीं पा रहा, तो फिर मैं वीडियो को स्टॉप करके शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ वापस। कैन वी फिक्स द करंट कंप्यूटर सिस्टम और वुड इट बी बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच विद द न्यू सिस्टम। जो अभी सिस्टम है इसको ठीक कर सकते हैं कि भैया नया ही सिस्टम बनाना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच करना पड़ेगा। गो टू द ड्राइंग बोर्ड, ईडीएम का भी मतलब यही होता है, वापसी प्लानिंग के स्टेज में चले जाना। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का मतलब होता है बहुत हार्ड फिजिकल वर्क करना। इसके ओरिजिन तो एक दो हैं काफी सारे, लेकिन बड़ा आसान है इसको याद करना, एल्बो घिस जाएंगी, जैसे होता है ना घुटने घिस जाना, कोहनियां घिस जाएंगी काम करते करते, तेरी इतना काम होगा, इतना काम करना पड़ेगा, कोहनियां घिस जाएंगी तेरी, एल्बो घिस, एल्बो ग्रीस, एल्बो घिस से याद कर लो इसको। अब ये क्या है, बेचारा ऐसे दिहाड़ी वेड़ी का काम करता है, सरिये वरिये उठाना, ये कटाना, अब देखो कैसे पूरी एल्बो गंदी हो रही है, एल्बो पे ग्रीस गिरी हुई है ना, तो बड़ा हार्ड फिजिकल काम कर रहा है। द पॉलिश नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एल्बो ग्रीस टू अप्लाई, ये जो पॉलिश है इसको एल्बो ग्रीस लगेगी भैया, मेहनत लगेगी इसको अप्लाई करने के लिए। जंप द गन, जंप द गन, अब आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जैसे रेस वगैरह स्टार्ट होती है तो ऐसे गोली ऊपर चलाई जाती है, जैसे गोली चलाते हैं तब भागना होता
है ना। तो जंप द गन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे ये सब लोग खड़े हैं, अब गन चली नहीं, उससे पहले कोई भाग गया। ट्रैफिक लाइट जंप करने का मतलब क्या होता है? जंप द ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है कि बत्ती अभी हरी हुई नहीं, पहले ही चल दिए तुम। तो जंप द गन का मतलब क्या होगा कि गन शॉट अभी हुआ ही नहीं, पहले ही भाग दिए तुम। तो किसी सही समय से पहले किसी काम को कर लेना, सही समय से पहले किसी काम को कर देना, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव में यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा पहले ही काम करके बैठ गए तो अच्छी बात है, नेगेटिव वे में। दे ओनली मेट 3 वीक्स अगो, तीन हफ्ते पहले एक दूसरे से मिले हैं। तो मैं नहीं लग रहा कि इनका शादी करने का डिसीजन है जंपिंग द गन हो गया, ज्यादा ही जल्दीबाजी मचा रहे हैं बिना मतलब की। कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, किसी को डिस्कार्ड कर देना, रिजेक्ट कर देना, पर्सन या किसी चीज को साइड पे पटक देना। अब इस फोटो के अंदर जैसे मान लो कुछ अलग क्लास के लोग हैं, जैसे अपने तो इंडिया में तो है ही ना कास्टिज्म, कोई दूसरी कास्ट का है, सो कॉल्ड नीची कास्ट का है, तो उसको वहां से बाहर निकाल दिया, साइड कर दिया, कास्ट असाइड कर दिया, कास्ट के बेस पे कास्ट असाइड कर दिया, उससे याद कर लो ग्रुप से बाहर निकाल देना। स्वीडन नीड्स टू कास्ट असाइड आउटडेटेड पॉलिसीज एंड थिंकिंग। स्वीडन को जरूरत है दूर कर देने की, कास्ट असाइड कर देने की, जो पुरानी पॉलिसीज और थिंकिंग होगी उनको हटाने की जरूरत है स्वीडन को। इन योर बर्थडे सूट, जब तुम पैदा हुए थे तो कौन से कलर का सूट पहन के पैदा हुए थे? नंगे पैदा हुए थे, है ना। तो बिना कपड़ों के अपने बर्थडे सूट में आ गया, वो तो नंगा ही होके आ गया। अपने बर्थडे सूट में फोटो सेशन कराया ना अभी रणवीर सिंह ने, अभी रणवीर सिंह ने बर्थडे वो फोटो सेशन कराया ना अपने बर्थडे सूट में। आई हैव रिकरिंग राइट मेयर वेयर आई एम वॉकिंग थ्रू द स्कूल इन माई बर्थडे सूट। मुझे बार बार ऐसे डरावने सपने आते हैं जिसमें मैं अपने स्कूल में जा रहा हूँ और वो भी अपने बर्थडे सूट में, मतलब नंगा फिर रहा हूँ अपने स्कूल में। अब भाई ये बर्थडे सूट वाली कहानी तो हुई है। हुआ क्या था, हमारा जो कॉलेज था ना, कॉलेज का हॉस्टल बेसिकली, हमारे कॉलेज का जो हॉस्टल था, इस साइड पे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल थे, इस साइड पे सेकंड ईयर के, यहाँ पे प्री फाइनल और यहाँ पे फाइनल। यहाँ बीच में अच्छा बड़ा सारा ग्राउंड है और यहाँ पे वो थिएटर वगैरह बना रखा है जिसपे फंक्शन वगैरह होते हैं, और यहाँ बीच में डायरेक्टर का रूम है, मतलब घर है। तो जब हम सेकंड ईयर में थे ना, तो इधर हिंदुस्तान गम फैक्ट्री थी, हिंदुस्तान गम फैक्ट्री थी, मतलब वो जो होता है ना गोंद, गोंद की फैक्ट्री थी बेसिकली। फैक्ट्री भी क्या थी, फैक्ट्री का मेन प्लांट कहीं और था, यहाँ तो उनके ऑफिसर्स के वो थे कमरे, उनके क्वार्टर्स थे। तो यहाँ ना उनका स्विमिंग पूल होता था। अब हॉस्टल की दीवार पे उन्होंने वैसे तो वो लगा रखी थी तार वगैरह और कांच वांच भी रख रखा था, लेकिन उत्पाती बालक कहाँ रुकते हैं उनसे, पेड़ वेड़ पे चढ़ चढ़ के जैसे तैसे स्विमिंग पूल में चले जाते भाई। रात को स्विमिंग पूल के अंदर चले गए, ठीक है, रात को स्विमिंग पूल में चले गए, नहा लिए दो लड़के, दो ने तीन को बताया, तीन ने चार को बताया, चार ने पांच को बताया, करते करते भैया यहाँ पे ऐसे इतने लोग हो गए। वहां का गार्ड आता, गार्ड को 10 का चिप्स का पैकेट दे दिया, गार्ड की भी 10 के चिप्स के पैकेट से गार्ड की रिश्वत शुरू हुई थी, और लास्ट में वो मतलब स्मार्टफोन मांगने तक आ गया था। कह रहा 10,000 का फोन दो मुझे। कह तेरा दिमाग ठीक है, 10,000 का फोन दो, 100 रुपए में स्विमिंग पूल में कहीं और नहीं जाऊंगा। दिया कुछ नहीं उसको, वही 10 रुपए के चिप्स दे देते थे, जब भी जाते थे अपना गार्ड उसमें चिप्स खा के खुश रहता था। लेकिन पाप का घड़ा कभी तो भरना ही था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके अंदर 50 लोग नहा रहे हैं, 50 लोग रात के 12 बजे छप छप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ के सब लोग जाग गए। उन्होंने हमारे कॉलेज के डायरेक्टर को फोन कर दिया। डायरेक्टर 5-7 टीचर्स के साथ यहाँ पे आया, और कुछ तो भाग पाए और कुछ नहीं भाग पाए। ठीक, जो भाग पाए वापस वो अपने हॉस्टलों में जाकर छुप गए, और जो नहीं भाग पाए उन्हें वहां से, बर्थडे सूट में तो नहीं, लेकिन बर्थडे सूट से कुछ खास बचा भी नहीं था, बस कुछ चुनिंदा अंत्य वस्त्रों के साथ यहां से ले जाके पूरा रेलवे स्टेशन के आगे से, यहाँ पास में रेलवे स्टेशन भी था, यहां से ले जाके यहां से वापस हॉस्टल के अंदर एंट्री कराई गई, और वहां पे 1 घंटे तक ऐसे खड़ा रखा गया। चलो, तो बर्थडे सूट का मतलब होता है बिना कुछ कपड़े पहने होना। गेट वंस डेंडर अप, गेट वंस डेंडर अप, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना। इसके भी ओरिजिन काफी सारे हैं, लेकिन आसान है इसको ऐसे याद करना। डेंडर का मतलब है बेसिकली डेंड्रफ, डेंडर का मतलब है डेंड्रफ। अब मान लो जैसे गुस्सा आता था, ऐसे नहीं करते, ऐसे सिर फट रहा मेरा, ऐसे ऐसे करते हैं। या फिर दूसरा तक याद कर सकते हो, कोई आपके ऐसे बालों में हाथ मार दे, आप बढ़िया बाल वाल सेट करके गए थे डेट पे जाने के लिए, किसी ने ऐसे कर दिया तो आपका डेंड्रफ ऊपर आ गया। दोनों सिचुएशन में खुद हाथ मारोगे तो भी डेंड्रफ ऊपर दिखने लग जाएगा, कोई और हाथ मार दे तो भी डेंड्रफ ऊपर दिखने लग जाएगा, और दोनों ही केस का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। हाँ जी, टू बिकम एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, हॉस्टिल हो जाना, डिफेंसिव हो जाना, इरिटेबल हो जाना। आई नो आई गॉट माई डेंडर अप अ बिट लास्ट नाइट सो आई अंडरस्टैंड व्हाई यू आर अवॉइडिंग।
मुझे पता है कि थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया था मैं कल, इसलिए मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो। इन क्वेयर स्ट्रीट, इन क्वेयर स्ट्रीट, इन डिफिकल्टी और डेट, इसका बच्चे कोई ओरिजिन ऐसा खास कोई मिला नहीं है। क्वेयर का वैसे मतलब होमोसेक्सुअल भी होता है, गे भी होता है, लेकिन यहाँ पे गे मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है उधारी में होना। अगर कोई बंदे क्वेयर स्ट्रीट में रहते हैं, या ऐसे इसका ओरिजिन एक दो जगह वो मिला है कि जो भी लोग मतलब गरीब लोग होते हैं ना, जैसे अलग से अपनी झुग्गियां डाल लेते हैं, एक जगह रहते हैं, तो ऐसे ही जो भी लोग ऐसे थे जो बेसिकली अब घर भर अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा उनको उधारी चढ़ जाती, तो उनको शहर में अलग ही एक ऐसे बस्ती सी बना के रहते लग जाते हैं। तो क्वेयर स्ट्रीट में जो रहते हैं वो डिफिकल्टी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, खास करके फाइनेंशियली, जिन पे बहुत ज्यादा उधारी चढ़ी होती है। ठीक है, क्वेयर का मतलब स्ट्रेंज भी होता है, होमोसेक्सुअल भी होता है। 2:30 बजे वाली क्लास है, हाँ बच्चे है आज 2:30 बजे वाली क्लास। ही विल बी इन क्वेयर स्ट्रीट इफ ही कीप्स बोरोइंग मनी टू पे फॉर ऑल दीज थिंग्स। जल्दी क्वेयर स्ट्रीट में पहुंच जाएगा भैया, तो वो झुग्गी झोंपड़ी में पहुंच जाएगा, अगर तो ये हर चीज के लिए उधार मांगता रहेगा। द मूवर्स एंड शेकर्स, द मूवर्स एंड शेकर्स, पावरफुल पर्सन जो कि इनिशिएट करता है, इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा पर्सन जिसके पास पावर होती है जो चीजों को इन्फ्लुएंस करता है। मूवर्स एंड शेकर, जो चीजों को मूव करे, शेक करे। सरकार कहीं की भी शेक कर देते हैं, ऐसे हिला देते हैं। अमित शाह कहीं की भी सरकार गिरा देते हैं, कभी महाराष्ट्र की कभी कहीं की, है ना। सरकार मूव कर देते हैं जिनके पास पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की। ये जो न्यूज़पेपर प्रोफाइल है, इसने पोर्ट्रे किया एक आदमी को मूवर एंड शेकर के रूप में, इसने दिखाया कि यही मूवर एंड शेकर है असली यहाँ का। रेज द बार, रेज द बार, स्टैंडर्ड अप कर देना। जैसे होता है ना हाई जंप के अंदर एक डंडा सा होता है, उसके ऊपर से कूदते हैं, एक ने कूद के दिखाया, दूसरे ने थोड़ा और ऊंचा कूद के दिखा दिया, तीसरे ने थोड़ा और ऊंचा कूद के दिखाया। स्टैंडर्ड को रेज कर देना, स्टैंडर्ड को बढ़ा देना। रेज द स्टैंडर्ड विच नीड टू बी मेट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई समथिंग, किसी चीज के स्टैंडर्ड को बढ़ा देना। जैसे कट ऑफ होता ना, हर साल बार ऊपर ऐसे कट ऑफ बढ़ता जा रहा, तो रेज द बार हो रहा है। रेस्टोरेंट रेज द बार फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कंटेम्प्रेरी स्कॉटिश कुजीन इन द कैपिटल। ये रेस्टोरेंट ने इतना बढ़िया मतलब स्टैंडर्ड बना दिया है कि अब बाकी रेस्टोरेंट इसके सामने फीके लगते हैं। अब जैसे नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया है, जेवलिन में अपना जो बार रेज कर दिया है कि मेरे कंपटीशन में आना है तो भैया इससे और बढ़िया करके दिखाओ। ऑन द होराइजन, ऑन द होराइजन का मतलब कोई ऐसी चीज जो बस होने ही वाली है, अभी कोई ऐसी चीज जो बस होने ही वाली है। होराइजन वो जगह होती है जहाँ पे ऐसे लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, जहाँ पे सूरज उगता है बेसिकली। अगर कोई चीज ऑन द होराइजन होती है मतलब वहां से होने ही वाली है, या तो मतलब शाम होने ही वाली है या सूरज उगने ही वाला है, यानी दिन होने वाला है। अगर कोई चीज ऑन द होराइजन होती है तो बिल्कुल होने ही वाली होती है, इमिनेंट होती है, जस्ट अभी होने ही वाली है। देयर इज नो न्यू ड्रग ऑन द होराइजन दैट विल मेक द डिजीज इजियर टू ट्रीट। भैया कोई ड्रग नहीं है होराइजन पे, जो मैं कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो बस आने वाली है मार्केट में। गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी ऑन समथिंग के दो मतलब होते हैं। गो इजी ऑन समथिंग के दो मतलब होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक तो गो इजी का मतलब होता है किसी को जेंटल तरीके से ट्रीट करना, कोई डांट वाट ना मारना, किसी के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में बिहेव ना करना। दूसरा क्या होता है, गो इजी ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को कम कंज्यूम करना, कि अच्छा ये चीज ज्यादा मत डालो, इसको कम डालो। ठीक, तो अब जैसे उस टाइम पे, जैसे अब ये करण जौहर का सबको पता है ना, करण जौहर के होमोसेक्सुअल होने का सबको पता है। अब उस टाइम पे चीजें इतनी वो नहीं थी, अब कई वो रूढ़ीवादी मान लो हो, अब इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई शौकिया तो ये है नहीं, जो भगवान ने जैसा बनाया वैसा है। अब एक तो इसके पिताजी इसको घर से बाहर निकाल दें, इसको रोज डंडों से पीटें, है ना, और दूसरा भैया उसको प्यार से ट्रीट करें कि हाँ भैया ठीक है अब जैसा है, अब इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो यश जौहर ने अपने बच्चे को कैसे ट्रीट किया, गो इजी। यश जौहर वेंट इजी ऑन हिज सन। डू यू थिंक जजेस शुड गो इजी ऑन द क्रिमिनल्स इफ दे आर टीनेजर? आपको लगता है कि जजेस शुड गो इजी मतलब उनको थोड़ा ढंग से, थोड़ा लाइटली ट्रीट करना चाहिए अगर आपके जो क्रिमिनल है वो टीनेजर्स हैं? गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी ऑन समथिंग, गो इजी मतलब उस चीज को कम यूज करना। अब मान लो कि जैसे चाय बनवानी है, ठीक है, अब मान लो तुम पत्ती बहुत ज्यादा डाल देते हो, ठीक, तो बीवी कह रही है गो इजी ऑन टी लीव्स, है ना, गो इजी ऑन द टी, मतलब पत्ती थोड़ी कम डालना। गो इजी ऑन द मिल्क, दूध कम डालना। नमक बहुत ज्यादा डाल रही है मान लो घर वाली, तो कहो गो इजी ऑन द सॉल्ट, नमक थोड़ा कम डालना। तो इफ यू गो इजी ऑन समथिंग, इफ यू गो इजी ऑन समथिंग कहने का मतलब उस चीज को कम यूज करना। दो मतलब है इसके। डॉक्टर ने कहा कि भैया जंक फूड को कम खाओ, द डॉक्टर टोल्ड मी टू गो इजी ऑन द स्पाइसी फूड फॉर अ व्हाइल, स्पाइसी फूड मत खाना। चलो जी, उम्मीद करता हूं कि वो कैब के कंटेंट में मजा आ रहा होगा। अपना ये बैच 2 दिन का और बचा है, उसमें भी हो सकता है कि वेडनेसडे को बच्चे आपकी क्लास ना हो, ठीक है, वेडनेसडे को आपकी क्लास नहीं होगी, तो कल आपकी इस बैच की लास्ट क्लास रहेगी, कल आपकी इस बैच की लास्ट क्लास रहेगी,
ठीक है, वेडनेसडे को आपकी क्लास नहीं है, लॉगिन जरूर करूंगा मैं, लेकिन क्लास होगी नहीं बच्चे। तो कल आपकी इस बैच की लास्ट क्लास रहेगी। 6 अगस्त से 6 अगस्त से आपका क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस का बैच चालू हो जाएगा। क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस का बैच चालू हो जाएगा। जो अभी लेटेस्ट CHSL CGL में जैसे लेवल के क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, वैसे वाले क्लोज टेस्ट अपन करेंगे। ठीक, क्लोज टेस्ट और PQRS भी होंगे इसमें। क्लोज टेस्ट प्लस PQRS का प्रैक्टिस बैच होगा जी 6 अगस्त 12:30, यही आपका वाला टाइम, 12:30 से 2 ये वाले टाइमिंग पे चला करेगा। ठीक है जी। अभी आपकी जो स्पेशल क्लास होती है जिसमें CHSL का पेपर डिस्कशन चल रहा है, 2:30 से 3:30 के अंदर होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एरर प्रो के जो डाउट हैं प्लीज वो मत भेजिए। एरर प्रो की डाउट सीरीज चलाऊंगा मैं 10 अगस्त से, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस डालूंगा 10 अगस्त के अराउंड से। ठीक है, हर चैप्टर के 30-35 सवाल सिलेक्ट कर लिया करूंगा, जो आपके डाउट आने के चांसेस हैं उनको मैं वीडियो बना के ही बता दूंगा। क्योंकि सेम वही 5-10 डाउट 2000 बच्चों को बताना बच्चे संभव नहीं है। एक चैप्टर के हैं अभी तो ये एक चैप्टर के हैं, 20,000 बार सेम चीज को बोलना संभव नहीं है बच्चे, आप समझिए मेरी मजबूरी। इसीलिए मैंने प्लेन टू पैरामाउंट और मिरर ऑफ कॉमन एरर की डाउट सीरीज रिकॉर्ड कर दी थी, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। ऐसी मैं एरर प्रो की कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एरर प्रो की कर दूंगा। 3 अगस्त को आपको दोबारा एरर प्रो अवेलेबल दिखाने लग जाएगी, उसको ले लीजिएगा। और 10 अगस्त से मैं उसकी डाउट सीरीज के चैप्टर डालने शुरू कर दूंगा, उसी सीक्वेंस में डालूंगा जिस सीक्वेंस में किताब है, क्योंकि किताब उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, 6 अगस्त वाला बैच अभी अपकमिंग में शो कर नहीं रहा है बच्चे, वो कल तक आपको शो करने लग जाएगा। ठीक है, अभी वो एक्चुअली उसका कोर्स पेज में कुछ दिक्कत आ गई थी, वो अप्रूव नहीं हुआ, वो अभी एडिटिंग करवा के दोबारा मैंने भेजा अनअकैडमी को, वो कल शो करने लग जाएगा आपको। कल लिंक दे दूंगा मैं क्लास में आपको। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट भाई। थैंक यू दीपेश भाई गोल्डन हेड के लिए। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।